सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा अकेडमी। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी की पाठशाला। यूनिवर्सिटी की पाठशाला में मॉड्यूल नंबर 4 जो है हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में उसी मॉड्यूल को और आगे बढ़ाते हैं, यानी कि मैग्नेटिक सर्किट्स का मॉड्यूल जो है दैट हैज़ ऑलरेडी बीन स्टार्टेड। अब इसके आगे का जो टॉपिक है जो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसके ऊपर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए हैं वो आज ही की क्लास में आपको दिखाऊंगा, अलग अलग यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस अपॉन दिस टॉपिक। ठीक, तो एकदम मस्त तरीके से बने रहिएगा और फटाफट से नोट जो है एकदम प्रॉपर बनाइए, क्योंकि ये टॉपिक आज के ही इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट होगा। बीएच कर्व एंड हिस्टेरेसिस कर्व, प्रीवियस वीडियो अगर आप नहीं देखें ऊपर आई बटन पे क्लिक कर लीजिएगा जल्दी से। और अब बात करते हैं हम लोग आज के सेशन के कंटेंट की। तो देखिए, आज के सेशन पर थोड़ा सा मिक्स्ड कंटेंट जो है वो पूरा रहेगा, मतलब कि बेसिक रिलेशन बिटवीन बी एंड एच, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और फील्ड इंटेंसिटी दोनों के बीच का बेसिक रिलेशन जो है वो देखेंगे हम लोग। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे अबाउट द कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस, कि हिस्टेरेसिस होता क्या है, उसका बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्या होता है। आगे चल के मशीन सब्जेक्ट में आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ेगी, आप पढ़ेंगे इस सब चीज़ को और अच्छे से डिटेल में। फिर उसके बाद बात करेंगे अबाउट द एडी करंट लॉस, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस, रेमेडीज क्या होती है एडी करंट और हिस्टेरेसिस की। ये सारा कुछ आज ही के वीडियो में देखेंगे और उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है अलग अलग यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के वो देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो भाई बात करें अगर हम लोग बी और एच के रिलेशन की, है ना, रिलेशन बिटवीन द बी एंड एच, तो वो क्या होता है। ठीक, हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जब हम मैग्नेटाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, जब हमको ये समझ में आता है कि हम किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहे हैं या डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, तो उससे उस मटेरियल के प्रकार के हिसाब से कि किस टाइप का मटेरियल है जिसे आप मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट हर मटेरियल अलग तरीके से बिहेव करता है। हर मटेरियल की अपनी एक टेंडेंसी होती है, अपनी एक बिहेवियर होती है। ठीक है, और उसी के हिसाब से वो एक्ट करता है, उसी के हिसाब से वो बिहेव करता है। तो अब होता क्या है कि जब हम लोग किसी मटेरियल को ऑल्टरनेटिंग सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, है ना, जब हम लोग किसी मटेरियल के लिए ऑल्टरनेटिंग सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो उसके इसी बिहेवियर में कुछ चेंजेस आते हैं। उसके इसी बिहेवियर में कुछ चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस आते हैं अभी समझते हैं हम लोग इन चीज़ों को। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। तो हिस्टेरेसिस और एडी करंट के बारे में आप मशीन के अंदर काफ़ी पढ़ते हैं कि भाई हिस्टेरेसिस लॉस होता है तो जो मशीन की एफिशिएंसी को कम कर देता है। ठीक है, एडी करंट लॉस होता है, एफिशिएंसी को अफेक्ट करता है। तो वो यहाँ पर कैसे होता है, तो इस सब को जानने से पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बी एच कर्व। एक ग्राफिकल सेक्शन को पढ़ते हैं, बी एच कर्व, और आगे चल के देखेंगे कि हिस्टेरेसिस इसमें इसका पार्ट कैसे बन जाता है। बी एच कर्व को समझते हैं। व्हाट इज बी एच कर्व? बी एच कर्व इज अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में प्लॉट किया हुआ ग्राफ को बी एच कर्व बोलते हैं। ठीक, ये जो ग्राफ है अगर बन रहा है तो कुछ ना कुछ तो साइंटिफिक कुछ एपरेटस होगा ना जिसके लिए ग्राफ हम परफॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं। क्या एपरेटस ऐसा लगा हुआ है जिसके लिए ये ग्राफ जो है ये कंस्ट्रक्ट होती है। चलिए लेट अस सी। तो भाई सबसे फर्स्ट थिंग, वाई एक्सेस पे हम बी को शो करते हैं इन द यूनिट टेस्ला, और एक्स एक्सेस पे हम लोग एच को शो करते हैं एज एम्पियर टर्न्स पर मीटर। ठीक, लेकिन एपरेटस क्या है, किसके लिए पढ़ रहे हो आप ये बी एच कर्व। ठीक है, ये बी एच कर्व जो है किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हो, तो इसका एपरेटस, इसका सेटअप जो है वो कुछ ऐसा होता है। देखिए, तो हमारे पास ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि एक छोटा सा सोलेनॉइडल सेक्शन जो है वो अवेलेबल है। इस तरीके का एक सोलेनॉइड जैसा सेक्शन अवेलेबल है। ठीक है, अब ये जो सोलेनॉइड है इस पर मान लीजिए कि n नंबर ऑफ कंडक्टर टर्न्स की वाइंडिंग कर रखे हैं हम लोग इस तरीके से। ठीक, n नंबर ऑफ कंडक्टर टर्न्स से ऐसे वायर लपेटा हुआ है। बहुत बढ़िया, इस तरीके से। ठीक, और इसी के अंदर या इसी के करीब में एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा या मेटल का टुकड़ा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का पीस जो है उसको मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ विजिबिलिटी इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ मैं। ठीक है, मान लीजिए ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ध्यान रखिएगा, फेरोमैग्नेटिक ही स्पेसिफिकली मैं ऐड करने आपको बोल रहा हूँ, ना पैरामैग्नेटिक, ना डायामैग्नेटिक, ना फेरी, ना एंटी फेरो, ओनली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, इसको मैंने प्लेस करके रखा हुआ है कहाँ पर, इस कॉइल के करीब में। अब ग्रेजुअली यहाँ से मैं सप्लाई प्रोवाइड कर रहा हूँ। कौन सी सप्लाई? अब मैं यहाँ पर एसी सप्लाई प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट एक और शर्त है,
ऑटो ट्रांसफार्मर लगा दीजिए साथ में, और ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज करती हुई करंट एक डायरेक्शन में आप भेजिए। तो जब फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल होगा ये वाला, तो करंट की मान लीजिए ऐसी कोई डायरेक्शन है, इस दिशा में करंट जो है वो फ्लो हो रही है, और धीरे धीरे ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप करंट की वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, अब करंट की मैग्नीट्यूड यहाँ से जब इंक्रीज होनी शुरू होगी तो ऑब्वियसली ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगा, और रिलेशन हमको पता है, क्या रिलेशन होता है बी और एच के बीच में? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। टर्म्स यूज्ड जरूर से देखिएगा, अभी से 1 या 2 वीडियो पहले मैंने बताया हुआ है, वहाँ पर इसको पूरा डिटेल में। तो B इज प्रोपोर्शनल टू H, सो वी कैन से B इज इक्वल्स टू म्यू H, और म्यू का मतलब हो गया कि B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू H। ये रिलेशन हम लोग जानते हैं। ठीक, ये रिलेशन हम लोग जानते हैं। इसी के साथ साथ एक और चीज़ हम लोग जानते हैं कि H यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है, इसका एक्सप्रेशन होता है NI/L, यानी कि हम बोल सकते हैं कि H जो है ये प्रोपोर्शनल है सप्लाई करंट के, कि आप जितनी सप्लाई करंट दे रहे हैं उसी के प्रोपोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बनेगी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स बनेगा। तो जैसे जैसे धीरे धीरे मैं करंट बढ़ाता जाऊंगा, वैसे वैसे धीरे धीरे H की ग्राफ जो है ऊपर जाएगी। H की ग्राफ जब ऊपर जाएगी तो उसी के प्रोपोर्शन में B की ग्राफ जो है वो भी ऊपर जाने लग जाएगी। समझ आ गया हमको यहाँ तक का पॉइंट, और ग्राफ भी समझ में आ गया एक पॉइंट तक का, इस पॉइंट तक का ग्राफ जो है वो भी समझ में आ गया। इस तरीके की कोई ग्राफ बनेगी, और एक पॉइंट पर जाने के बाद ये ग्राफ ऐसी हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तक तो ग्राफ चलो ठीक है लीनियरली बढ़ रही थी ऑलमोस्ट, बट इस पॉइंट पर जाने के बाद ऐसा क्या हो गया कि ये ग्राफ जो है वो टर्न हो गई, बेंड हो गई इस पॉइंट के बाद से। इस सेक्शन को क्या बोलते हैं? देखिए क्या होगा, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, कि आप कौन से मटेरियल पर वो फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, किस मटेरियल को आप ये करंट अप्लाई करके उसके अंदर की फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, उस मटेरियल की एक पॉइंट के बाद सैचुरेशन हो जाएगी। सैचुरेशन ऑफ द मटेरियल का मतलब ये होता है कि एक वो पर्टिकुलर पॉइंट या वो पर्टिकुलर स्टेट जिसके आगे अब आप करंट को बढ़ाते चले जाइए तो भी उसकी फ्लक्स डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इस स्टेट तक हम लोगों ने क्या किया, इस मटेरियल पर हम लोग करंट बढ़ाते चले गए, करंट बढ़ाने से H बढ़ता गया, और H बढ़ने से B जो है वो भी इंक्रीज होता गया। तो ये डायरेक्शन थी ग्राफ की। आफ्टर दिस वी हैव अटेन्ड द स्टेट ऑफ सैचुरेशन, सैचुरेशन स्टेट। तो सैचुरेशन स्टेट जो होता है ये हमारे किसी काम का नहीं है। सैचुरेशन को क्या स्टडी करोगे आप, इसमें कुछ है ही नहीं स्टडी करने लायक। तो अब क्या करते हैं कि अब हम लोग क्या करते हैं, इसी सेटअप पर ग्रेजुअली करंट को जैसे जैसे बढ़ाए थे जिस प्रपोर्शन पे, उसी प्रपोर्शन पे धीरे धीरे ग्रेजुअली कम करना शुरू करते हैं। लेकिन जब ऐसा किया तो हमारे दिमाग में ये था कि इसी सेम पॉइंट्स को ट्रेस करते हुए जो ग्राफ है वापस जीरो पर आके रेस्ट करनी चाहिए। लेकिन असलियत में जब ट्रेस किया गया तो क्या दिखा भाई, रियलिटी में जब ट्रेस किए तो ये कुछ ऐसा दिखाई दिया, ये ग्राफ यहाँ पे आके रुके। मतलब रियलिटी में जब ट्रेस किया गया तो ये कुछ अलग ही लाइन को इसने ट्रेस किया, और यहाँ पे हमको पॉइंट दिखाई दिया B1। अब देखिए ये वो पर्टिकुलर पॉइंट है। अच्छा, ये सब किसके लिए आप बना रहे हो, इस मटेरियल के अंदर आप ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, जब इस सोलेनॉइड में हम सप्लाई बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, उस सारी सिचुएशन पर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का पीस जो है, इसमें क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वो देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम लोगों ने देखा कि कुछ B1 अमाउंट का फ्लक्स जो है वो अभी भी बचा हुआ है। मतलब हमको पता है ना, फ्लक्स डेंसिटी B इज इक्वल्स टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया होता है। तो कुछ B1 अमाउंट का फ्लक्स डेंसिटी रेसिडुअल है, इसी को रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं। ये मैग्नेटिक मटेरियल जो है हम ऐसा बोलते हैं कि इसने स्टोर कर लिया मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को इसने कुछ स्टोर करके रखा है। ठीक है, चलिए अब इस ग्राफ को आगे एक्सटेंड करने का समय आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रिमूव करने के लिए आगे चल के बात करेंगे इसको क्यों रिमूव करना है, बट फिलहाल ये समझिए कि इसे रिमूव करने के लिए हमको ये दिखता है कि करंट को कम करने से H तो सेम प्रोपोर्शन पे कम हो गया, लेकिन B सेम प्रोपोर्शन पे कम नहीं हुआ। B जो है वो करंट से या H से पीछे चल रहा है। H तो जीरो पे पहुंच गया, इन भाई साहब का जीरो पे पहुंचना बचा हुआ है अभी। तो हम लोग क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ही करंट को लगातार बढ़ाते चले जाते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में ही करंट को वैसे ही बढ़ाते चले जाते हैं जैसे पहले बढ़ा रहे थे, और एक पॉइंट पर आने के बाद आपको दिखाई देगा कि B की वैल्यू अब जीरो पे आ गई है। एक पॉइंट पर आपको दिखाई देगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा इस ओरिजिन पॉइंट से लेके इस दूसरे पॉइंट तक जिसका कि नाम H1 रख रहा हूं मैं,
यहाँ तक में आपने कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी खर्च किया है ताकि ये रेसिडुअल मैग्नेटिज्म खत्म हो जाए। ठीक है, ये दूसरा स्टेट आ गया हमारे पास। अब इसके बाद नेक्स्ट और अगले सिचुएशन को देखते हैं ज़रा। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से अब सोचे कि चलो एक काम करते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन पे देखते हैं कि ये ग्राफ कैसे चलती है। नेगेटिव डायरेक्शन में भी इस ग्राफ को सैचुरेशन तक लेकर के गए हम लोग। ठीक है, अब सैचुरेशन को तो स्टडी करना नहीं है, तो हम लोग सोचे कि एक काम करते हैं, इसको वापस से इसको इसके ओरिजिन पॉइंट पर लेकर के आते हैं। और शायद हो सकता है कि यहाँ पर बी प्रोपोर्शनल टू एच की वजह से ऐसा लीनियर पाथ को ट्रेस करते हुए ये ग्राफ वापस आएगी। लेकिन जब हम लोग असलियत में सप्लाई को धीरे 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 जब कम करते गए तो पता चला कि यहाँ तो कुछ और ही हो गया। ये देखिए, यहाँ पे फिर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म दिखाई दे गया। इस पॉइंट को मैंने लिख दिया B2, यानी फिर नेगेटिव डायरेक्शन में भी मुझे कुछ ना कुछ फ्लक्स डेंसिटी जो है वो बची हुई दिखाई दे रही है, जब करंट मैंने ज़ीरो कर दिया उसके बावजूद। ठीक है, इसको भी हटाना था हमको, अब फिर इसको रिमूव करना है, तो यही सेम साइकिल फिर चलता रहेगा। ये देखिए, अब इसको रिमूव करना है, अब मैं डायरेक्शन ऑफ सप्लाई जो है उसको बदलूंगा। अब डायरेक्शन ऑफ सप्लाई जो है वो चेंज होगा। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद नेक्स्ट इस तरीके से, तो ये ग्राफ लगातार ऐसे चलती रहेगी। यहाँ पर मान लो H2 है, यहाँ H1 है, तो ये जो ग्राफ बन के मिली आपको, दिस ग्राफ इज नोन एज अ BH कर्व। This is a BH curve for a ferromagnetic मटेरियल। किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए इस तरीके की BH कर्व होती है। अब इसको थोड़ा सा और डेप्थ में बताऊंगा आपको, ध्यान से एकदम मस्त से रेडी रहिएगा, सुन लीजिए, भले ना लिखें इसको, बट एक बार सुनेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी इसमें। ठीक है, अब ये BH कर्व अभी आपने एक एस्पेक्ट से देखा है, अब इसको थोड़ा दूसरे नज़रिए से देखिएगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर वाइज, एटम वाइज क्या हो रहा है उसके अंदर, किसी मैग्नेटिक फील्ड से उस मटेरियल पे क्या ऐसा असर पड़ रहा है जिससे कि BH कर्व ऐसी बन रही है जैसा हम देख रहे हैं। ठीक है, चलिए लेट अस सपोज, आपको एग्जांपल दूंगा, अभी आपको फटाफट से समझ में आ जाएगा। 3 सिचुएशंस लेते हैं, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास अभी ऐसा कोई एटम है, एक एटम बोलता हूँ सॉरी, ऐसा एक पैरामैग्नेटिक नहीं, ऐसा कुछ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, लेकिन इसकी डाइपोल्स अभी प्रॉपरली अलाइंड है नहीं। अब मैं इसमें इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, अगर आपको ये विजिबल होगा ठीक तरीके से तो आप देखिएगा, मैंने इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की टेंडेंसी क्या होती है भाई, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है इट इज कंसिडर्ड एज अ गुड मैग्नेटिक मटेरियल, बहुत ही शानदार बढ़िया मैग्नेटिक मटेरियल होता है। म्यू आर की वैल्यू इसके अंदर हजारों के रेंज में चली जाती है, थाउजेंड्स के रेंज में, हंड्रेड्स थाउजेंड्स के रेंज में म्यू आर रहती है, मतलब बहुत बढ़िया कंडक्टर होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर, तो इसके सारे के सारे डाइपोल्स जो हैं फील्ड की दिशा में अलाइन हो जाते हैं। अच्छा, तो जब मैं फील्ड लगाऊंगा तो इसके अंदर के डाइपोल्स का अरेंजमेंट ऐसा दिखाई देने लग जाएगा, लाइक दिस। डाइपोल्स जो होंगे एकदम से फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, किसी भी प्रकार का कोई भी अपोजिशन नहीं दिखेगा आपको वहां पे। ठीक है, किसी भी टाइप का कोई अपोजिशन नहीं दिखाई देगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के केस में। चलिए बहुत ही अच्छा। अब क्या होता है, अब सडनली, अब क्योंकि मैं ऑल्टरनेटिंग सप्लाई दे रहा हूँ ना, तो जरूरी तो है नहीं कि सप्लाई का डायरेक्शन हमेशा एक ही रहेगा। ये फर्स्ट हाफ साइकिल पूरा हो गया, अब ये मेरी सप्लाई सेकंड हाफ साइकिल पर गई। जब सेकंड हाफ साइकिल पे गई तो फील्ड जो मैं लगा रहा था उसकी दिशा तुरंत बदल जाएगी, तो अब जो है फील्ड की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी। अब फील्ड इस दिशा में लग रहा है, तो क्या हो जाना चाहिए, आइडियली क्या हो जाना चाहिए, आइडियली ये हो जाना चाहिए कि जिस इंस्टेंट पे फील्ड की डायरेक्शन में बदलूं उसी इंस्टेंट पे डोमेन्स भी अपनी दिशा बदल देने चाहिए, तुरंत के तुरंत, विदाउट एनी डिले। कोई टाइम डिले नहीं होना चाहिए इनके बीच में। लेकिन जब असलियत में ऐसा किया गया तो पता चला कि डोमेन्स अपनी डायरेक्शन बदल तो रहे हैं लेकिन प्रॉपरली नहीं अलाइन हो रहे हैं। ये देखो, ये डायरेक्शन तो ये बदले है ना, ये डायरेक्शन तो ये लोग बदले, बट अभी तक प्रॉपरली अलाइन नहीं हो पाए, थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं ये लोग, थोड़ा इनको देर से समझ में आया। ठीक है, मतलब सप्लाई की डायरेक्शन बदल गई और इनको थोड़ा सा देर से समझ में आया, थोड़ा सा इनको टाइम लग गया पकड़ने में कि हाँ अच्छा डायरेक्शन बदलना था क्या, ओके ठीक है बदलते हैं करके। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया। इसको ऐसा समझिएगा, इसको ऐसा समझिएगा कि अगर सपोज कर लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं
कि आप एक ऐसे रास्ते पर, ऐसे ज़मीन पर खड़े हैं जहाँ पर कि जो ग्रेवल्स है ना, या रेत वगैरह है, ग्रेवल्स है या मड है, कीचड़ जैसा टाइप का कुछ वो है, वैसे टाइप की कोई जगह पे अगर आप खड़े हैं और आप इस तरफ फेस करके, है ना, फेस आपका इस तरफ है, ठीक है, इस तरफ आप चल रहे हैं, अचानक से पीछे से किसी ने आवाज़ लगाया आपको, अचानक से आपको पीछे से किसी ने आवाज़ लगाया कि हेलो करके, थोड़ा सा पीछे पलटना ज़रा। तो बताइए कि आप जब पीछे पलटेंगे, सपोज कर लीजिए जैसे फिसलते हुए आप ऐसे तुरंत पीछे पलटना चाहते हैं, तो आपके पैरों के नीचे क्या है, मड है ना, मड है तो फ्रिक्शन को बढ़ाएगा, फ्रिक्शन को बढ़ाएगा तो क्या आप जिस इंस्टेंट पे आवाज़ आई तुरंत उसी इंस्टेंट पे पलट जाएंगे क्या? एकदम नहीं वैसा होगा ना, आप घूमेंगे थोड़ा ऐसे आराम से, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पैरों में के नीचे जो है वो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा सा एफर्ट लगेगा पीछे घूमने में, ठीक। अब इसी की जगह पे अगर सपोज कर लीजिए कि आप एक टाइल्स वाले फ्लोर के ऊपर खड़े होते हैं, सपोज कर लीजिए कि आप जो हैं वो एक टाइल्स वाले फ्लोर के ऊपर खड़े होते हैं, ठीक। अब किसी ने आपको पीछे से आवाज़ लगाया होता, अब किसी ने पीछे से आपको आवाज़ लगाया होता कि अबाउट टर्न, आप तुरंत ऐसे मुड़ जाते हैं, आपको ज़्यादा समय नहीं लगता, आप एकदम सेकेंड्स में मुड़ते हैं। तो फ़र्क क्या पड़ रहा है कि जिस इंस्टेंट पे आवाज़ लगाई गई उस इंस्टेंट से कितने डिले में आप मुड़ पा रहे हो। अच्छा, किस बात पर डिपेंड किया ये चीज़? ये डिपेंड किया कि आप कैसे फ्लोर पे खड़े हो। आप एकदम चिकने फ्लोर पे खड़े होगे तुरंत मुड़ जाओगे, गिर भी जाओगे फिसल के। आप थोड़े से रफ फ्लोर पे खड़े होगे तो आपको घूमने में समय लगेगा। आप एकदम ज़्यादा रफ फ्लोर पे खड़े होगे, सपोज कर लीजिए कि पैरों के नीचे कंबल या बेड के ऊपर खड़े हो, आप गद्दे पर खड़े हो, देखिएगा मुड़ने में आपको तकलीफ होगी, आप ऐसे फिसल के नहीं मुड़ सकते हैं, आपको पैरों को अलग अलग रख के ऐसे मुड़ना पड़ेगा तो आप मुड़ पाएंगे ढंग से। तो डिपेंड किस पे करता है कि मटेरियल नीचे कौन सा लगा हुआ है, उस हिसाब से डिपेंड करेगा कि आवाज़ के आने में और आपके मुड़ने में कितनी देर का डिले है। वही डिले यहाँ पर भी हो रहा है जब मैग्नेटिक फील्ड्स को हम घुमा देते हैं, जब अचानक से हम सप्लाई की डायरेक्शन को चेंज कर दिए, तो ये डोमेन्स खुद को तुरंत अलाइन नहीं कर पाए, इनको थोड़ा समय लगा अलाइन करने में, और समय भी लगा और हमको थोड़ी और ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ी, तब फाइनली कहीं पे जाके ये लोग वापस दूसरे दिशा में अलाइन तो हो रहे थे लेकिन फुल्ली नहीं अलाइन हो पाए। यहीं पर क्या स्टेट आता है? यहीं पर स्टेट ऑफ लैगिंग आता है। लैगिंग कंडीशन दिखा ना, किसके किसके बीच में लैगिंग दिखा? हमारी जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड है या इंटेंसिटी ऑफ फील्ड है, इसने अपनी दिशा बदल दी, ये तो सही हो गया, लेकिन डोमेन्स खुद को अलाइन नहीं कर पाए, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो खुद को प्रॉपरली क्रिएट नहीं कर पाई दूसरी दिशा में, जिससे कि हमको ये दिखता है कि बी जो है यानी कि फ्लक्स डेंसिटी, इट इज़ लैगिंग फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच। बी इज लैगिंग फ्रॉम एच। चलिए अभी ग्राफ आपको दिखाता हूँ दोबारा से, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अब बी एच कर्व का ग्राफ को इस तरीके से समझिए, ये दोनों चीज़ जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया, ये इस ग्राफ के बनने के पीछे इस मटेरियल के अंदर क्या चल रहा है वो बता रहा था मैं आपको, और ये जो ग्राफ है ये मटेरियल के ऑब्जर्वेशन से बन रहा है, ठीक। अब दोबारा से देखिए ग्राफ कैसे बना। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से इस पॉइंट से जब पहली बार शुरुआत किया तो ग्रेजुअली धीरे 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 करंट को बढ़ा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप अगर करंट को बढ़ा रहे हैं। देखिए सडनली क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, सडन चेंज जो है वो इंडक्टर अलाउ नहीं करेगा उसके थ्रू होना, सडन चेंज जो है इस सप्लाई करंट में उसको इंडक्टर अपोज करता है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ाना होगा। स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम लोग बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे एच भी बढ़ रहा है और एच के बढ़ने से बी भी बढ़ रहा है। आफ्टर द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन जब हम करंट को वैसे ही धीरे धीरे कम करते हैं तो उस कंडीशन में ये ग्राफ एक अलग पार्ट ट्रेस करती है, जिससे ये पता चलता है कि हमारी सर्किट में कुछ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रह गया है। जब करंट सप्लाई जीरो है तभी भी हमारी सर्किट मैग्नेटाइज्ड है, मतलब तभी भी जो मटेरियल है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मैग्नेटिक रिटेंटिविटी, या सिर्फ रिटेंटिविटी लिख लीजिए ज़्यादा अच्छा है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्या, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिटेंटिविटी। चलिए नेक्स्ट पेज में आपको लिखवा दूंगा, अभी समझ जाइए ताकि जब लिखवाऊं तो चीज़ें आपके लिए रिलेटेबल रहे। क्या प्रॉपर्टी को रिटेंटिविटी बोलते हैं? किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो सप्लाई के रिवर्सल पर उसके डोमेन्स खुद को तुरंत नहीं अलाइन कर पाते हैं, या फिर दूसरा तरीका बोलने का कि जिसकी वजह से इवन एट द एब्सेंस ऑफ सप्लाई देयर इज अ रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड, रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करने की जो क्षमता होती है वो कहलाती है
रिटेंटिविटी, सप्लाई का रिवर्सल हुआ लेकिन मैग्नेटिक फील्ड रह गई पीछे बची हुई, तो वो रिटेंटिविटी कहलाती है। अब इसी मैग्नेटिक फील्ड को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने अपोजिट डायरेक्शन में जो सप्लाई पहले दे रहे थे उसको और आगे तक बढ़ाते चले गए। तो एक ऐसा फोर्स हमको लगाना पड़ा इस पॉइंट से लेके H1 तक। ये जो फोर्स हमने खर्च किया इस दिशा में, ये जो फोर्स है, इस फोर्स का भी एक नाम है, इसको क्या बोलते हैं? दिस फोर्स इज नोन एज कोअर्सिव फोर्स। तो कोअर्सिव फोर्स कौन सा फोर्स है? देखिए, मैग्नेटाइजिंग फोर्स H को क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजिंग फोर्स। H को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। तो आखिर ये फोर्स ही है ना जो हमने लगाया, किस लिए लगाया? ताकि ये रेसिडुअल मैग्नेटिज्म खत्म हो जाए, मतलब जो डोमेन्स नहीं अलाइन हो पाए थे वो वापस से अलाइन हो जाए, ताकि अब हमारा मैग्नेटिक फील्ड फिर से स्ट्रांग हो जाए। ठीक, तो इसको कोअर्सिव फोर्स बोलते हैं। तो कोअर्सिव फोर्स वो फोर्स होती है जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को ख़त्म करके सर्किट को वापस अपने नॉर्मल स्टेट पर लेकर के आती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इसको हटाना ज़रूरी क्यों है? वैसे तो ये एसी के साइकिल के हिसाब से चल रहा है, बट इसको रिमूव करना क्यों ज़रूरी है? इसको रिमूव करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर सपोज कर लीजिए घर में जो पंखा लगा है, फ़ैन लगा है, हिस्टेरिसिस तो उसके अंदर भी क्रिएट होगा। अगर उसमें हिस्टेरिसिस लॉस क्रिएट हो रहा है, हिस्टेरिसिस क्रिएट हो रहा है, या अगर सपोज कर लीजिए कि ऐसे बी जो है लैग कर रही है फ्रॉम एच, तो ऑल्टरनेटिंग सप्लाई आप दे रहे हो, हर एक साइकिल के अंदर ऐसा एक बार हो रहा है और अपनी डायरेक्शन जो है वो आपकी सप्लाई चेंज कर रही है। सप्लाई अगर डायरेक्शन चेंज कर रही है लेकिन ये बी तो तुरंत अलाइन हो नहीं पाएगा, ये कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड छोड़ देगा अंदर। तो अगली बार जब आप चालू करोगे उस फैन को, एक बार आपने स्विच ऑफ कर दिया, नेक्स्ट टाइम 2 मिनट बाद फिर चालू किए, तो अब आपको पता है आपकी ग्राफ जो है वो यहाँ से नहीं शुरू होगी, अब आपकी ग्राफ यहाँ से शुरू होगी। और अगर सोच लीजिए कि इस पॉइंट से शुरू होती है, मान लीजिए आपने इसको हटाया नहीं, यहाँ से अगर आपकी ग्राफ शुरू होती है तो बताइए सैचुरेशन के कितना करीब है? तो शुरू होते ही थोड़ी देर में सैचुरेट हो जाएगा कोर। फिर आप करंट को, हो सकता है कि आपका रेगुलेटर फैन का फर्स्ट नंबर पे हो, उतने पे ही फैन का कोर सैचुरेट हो गया। तो अब आप रेगुलेटर को 4-5 पे पहुंचा रहे हैं लेकिन फ़ैन की स्पीड नहीं बढ़ रही है, वो उतने के उतने पर ही हो गया। मतलब एक हाइपोथेटिकली मैं एक सिचुएशन आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ऐसा होता तो ये इसका रिजल्ट आपको दिखता। ठीक है, तो ये कंडीशन है, तो इसीलिए इसको रिमूव करने की ज़रूरत होती है। हिस्टेरिसिस क्यों बोलते हैं सर? हिस्टेरिसिस जो है फॉरेन लैंग्वेज में, ग्रीक या लैटिन में से किसी एक लैंग्वेज में हिस्टरीन वर्ड जो है वो निकल के आता है इस वर्ड, इस चीज़ के लिए। हिस्टरीन, HYSTERIN, हिस्टरीन। हिस्टरीन का मतलब होता है पीछे चलना। हिस्टरीन बिलोंग्स टू द मीनिंग कि पीछे चलना, पीछे चलने को हिस्टरीन बोलते हैं, उसी से बिगड़ते हुए बन गया हिस्टेरिसिस। ठीक है, और वो फिर हिस्टेरिसिस लॉस बन गया क्योंकि मशीनों के अंदर ऐसे पीछे चलने वाली प्रॉपर्टी जो है वो अल्टीमेटली लॉस क्रिएट करती है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ फर्दर कंसिडर्ड एज हिस्टेरिसिस लॉस। अच्छा, और इसको देखा जाए तो मैग्नेटिक टाइप का लॉस है, इसलिए इसको मैग्नेटिक लॉस भी बोलते हैं। फिक्स्ड रहता है ये, किसी भी मशीन के कोर के हिसाब से ये फिक्स्ड रहता है, तो फिक्स्ड लॉस भी इसको बोलते हैं। कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट लॉस बोलते हैं इसको। इस तरीके के इसके नाम होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैं लिखवा दूं। सबसे पहला लिखेगा कोअर्सिव फोर्स, कोअर्सिव से भी पहले आप लिखिए रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी, ताकि आपका नोट्स भी बनता रहे साथ साथ में। वैसे जो जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें से जहाँ पे भी आपको लगे लिखने लायक आप लिख लीजिएगा इसको फटाफट से। ठीक है, बाकी कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखवा देता हूँ। सो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ, it is the property of the magnetic material to store the residual magnetism in the absence of external magnetic field, external magnetic field, कि बाहरी मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया फिर भी कुछ ना कुछ इसने अपने अंदर स्टोर करके रख लिया, तो इस प्रॉपर्टी को रिटेंटिविटी बोलते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट जरूर से लिखिएगा, सब शॉर्ट नोट में पूछ सकता है आपसे 2 नंबर में। कोअर्सिविटी या कोअर्सिव फोर्स। कोअर्सिव फोर्स वो मैग्नेटाइजिंग फोर्स होता है जो हम अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। लिख देते हैं इसको, इट इज द
मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटाइजिंग फोर्स applied in the opposite direction it is the magnetizing force applied in opposite direction to remove the residual magnetism टू रिमूव द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। ठीक है, इतना लिखना सफिशिएंट है, बाकी मीनिंग आप लोग समझ चुके हैं अपने वर्ड्स में, इसको और बढ़िया तरीके से आप लोग इलेबोरेट कर सकते हैं। ठीक, तो कोर्सिव फोर्स जो होता है वो किस चीज़ को बताता है? कोर्सिव फोर्स बताता है कि अपोजिट डायरेक्शन में आप कितना फोर्स लगा रहे हैं जिससे कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को खत्म किया जा सके। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि डोमेन्स जो हैं वो अलाइन होने की कोशिश की, इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से नहीं अलाइन हो पाए। ठीक है, सप्लाई की डायरेक्शन तो बदल गई, तुरंत के तुरंत करंट अपनी डायरेक्शन बदल लिया, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो था उसकी डायरेक्शन बदल गई, लेकिन फ्लक्स डेंसिटी पीछे रह गया। फ्लक्स डेंसिटी जो पीछे रह गया, इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस का मतलब होता है पीछे चलना। सिंस बी लैग्स फ्रॉम एच, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज हिस्टेरेसिस। तो हिस्टेरेसिस वर्ड क्यों हुआ? हिस्टेरेसिस वर्ड क्यों हुआ? सिंस B lags from H. Since B lags from H, therefore it is known as hysteresis. ठीक, तो ये हिस्टेरेसिस लॉस हो गया। मशीनों में ये क्या प्रॉब्लम करता है? मशीनों में प्रॉब्लम ये करता है कि जैसे आपने यहाँ पे देखा कि कुछ मैग्नेटाइजिंग फोर्स हमको खर्च करना पड़ा, तब कहीं जाके रेसिडुअल मैग्नेटिज्म खत्म हो गया। ये एक हाफ की तरफ है। जब दूसरे हाफ ऑफ द साइकिल आप देखोगे तो फिर से उतना ही मैग्नेटाइजिंग फोर्स खर्च करना पड़ेगा हमको इस डायरेक्शन की रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को खत्म करने के लिए। ये ऐसा एक साइकिल में होता है। फिर ऐसे कितने नंबर ऑफ साइकिल्स होते हैं? तो 50 हर्ट्ज की एसी है आपकी, मान लीजिए 50 हर्ट्ज पे आप वर्क कर रहे हो ना, तो 50 साइकिल्स पर सेकेंड्स होंगे, और एक साइकिल में 2 बार आपका फोर्स जो है वो खर्च हो रहा है खाली इस रेसिडुअल को खत्म करने के लिए। तो सोचिए उस कंडीशन में 100 बार ऐसा होने लग जाएगा 50 हर्ट्ज के कंडीशन पर। तो ये जो कंडीशन होती है, इसी वजह से इसको लॉस की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं, इसीलिए हिस्टेरेसिस लॉस कहलाता है। हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में 1-2 पॉइंट्स आपको मैं और बता देता हूँ जल्दी से। बाकी जितना मैंने आपको बताया उसको थ्योरी में लिख लेंगे, क्योंकि बड़े नंबर पे भी हिस्टेरेसिस का क्वेश्चन आता है। बीएच कर्व का क्वेश्चन 7 नंबर में, 10 नंबर में और 15 नंबर में भी आता है। तो वहाँ पर आपको डिटेल में भर भर के थ्योरी लिखनी पड़ेगी। ये थ्योरी कैसे लिखेंगे? जो मैंने अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको ये जो एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप बताया ना, ये सेटअप को डिफाइन करना है आपको। इस पे आप जो सप्लाई दे रहे हैं वो, इसमें बी और एच का रिलेशन बताइएगा, ग्राफ बताइएगा, और ग्राफ का हर स्टेप जो है उसको अलग से शो करिएगा कि स्टेप नंबर 1 कि हम ग्रेजुअली सप्लाई को इंक्रीज कर रहे हैं इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, वो बता दिए। यहाँ पे इसके बगल में स्टेप नंबर 1 लिख के मार्किंग कर दिए। वहाँ स्टेप 1 का पूरा डिफाइन कर दिए कि भाई स्टेप 1 में हम ये बता रहे हैं। फिर स्टेप नंबर 2 पे आपने बताया कि अब सप्लाई को मैं ग्रेजुअली रिड्यूस कर रहा हूँ, तो बी जो है वो पीछे चलता हुआ दिखा, उसको इलेबोरेट कर दीजिएगा। ऐसा स्टेप बाय स्टेप जब आप बताएंगे तो आपका जो पेपर के चेकर जो होंगे वो भी देखेंगे, प्लस आपका ग्राफ वगैरह जब पूरा देखने के बाद उनको समझ में आएगा कि आपने बढ़िया तरीके से इलेबोरेट किया, आपको अच्छा नॉलेज है इस टॉपिक का, तब जाके आपको नंबर मिलेगा। थ्योरेटिकल टॉपिक है ये, इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में आते हैं। कॉम्पिटिटिव पेपर में अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर फिर एमसीक्यू टाइप के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस भी बनते हैं, बट अभी फिलहाल हमको यूनिवर्सिटी पेपर के हिसाब से फोकस्ड रहना है इसके ऊपर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द बीएच कर्व और हिस्टेरेसिस कर्व। इसी को बीएच कर्व या हिस्टेरेसिस कर्व बोलते हैं। इसके बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट बातें और जान लीजिए। इसके बारे में 2-3 और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन हिस्टेरेसिस। आगे चल के हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आप इसका कैलकुलेशन वगैरह भी करेंगे। इसको आयरन लॉस भी बोला जाता है। तो इसको जब ट्रांसफार्मर चैप्टर के अंदर हम लोग अभी पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर वही है, इसीलिए उससे पहले मैं आपको मैग्नेटिक करवा रहा हूँ, क्योंकि मैग्नेटिक पढ़े बिना ट्रांसफार्मर अच्छे से समझ में नहीं आता। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ पे नहीं भी है मैग्नेटिक, बट स्टिल मैं पहले करवा रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। तब इसको अगर आप समझ जाएंगे, इसमें अभी मैं जस्ट कल वल से कपल सर्किट शुरू करवा दूंगा। कपल सर्किट पढ़ लेंगे तो ट्रांसफार्मर पढ़ना बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, बहुत जल्दी जल्दी समझ में आएंगी चीज़ें। फेजर डायग्राम जब आप बनाएंगे ना,
तो फेज़र में जैसे रेफर टू प्राइमरी साइड होगा, रेफर टू सेकेंडरी साइड हो गया, या फेज़र का रेजिस्टेंस का, इंडक्टर का कैपेसिटिव लोड टाइप का कंडीशन जब हम देखेंगे तो फेज़र डायग्राम आपको समझ में आएगा। जब मैं मैग्नेटाइजिंग करंट बोलूँगा तो आपको क्लियर रहेगा कि वो क्या होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन हिस्टैरिसीस कर्व, सबसे पहला, इट ऑकर्स ओनली ऑन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। और जब मैं इट लिख रहा हूं तो इट का मतलब बीएच कर्व नहीं है, इट का मतलब है हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस हिस्टेरिसिस की कंडीशन केवल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में होती है, ना पैरामैग्नेटिक में ना डायामैग्नेटिक में। एकदम कंफ्यूज मत होइएगा, पैरा और डाया में कोई हिस्टेरिसिस नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ जब फेरोमैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए देखिएगा जब मशीन्स वगैरह बनाते हैं हम लोग, और जब उसका कोर बनाते हैं, सिलिकॉन स्टील वगैरह का आप पढ़े होंगे, सीआरजीओ के फॉर्म में उसको बनाया जाता है, तो वहाँ पर हिस्टेरिसिस को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। बट हिस्टेरिसिस लॉस उस जो फेरोमैग्नेटिक कोर है उसके अंदर होती है, अवेलेबल होती है। ठीक है, दूसरा चीज़, इट की जगह पे मैं हिस्टेरिसिस लिख देता हूँ तो कंफ्यूजन नहीं होगा उससे आपको। हिस्टेरिसिस लॉस ऑकर्स ओनली ऑन एसी सप्लाई। कभी भी डीसी सप्लाई पे हिस्टेरिसिस लॉस नहीं होता, हमेशा एसी इनपुट सप्लाई पर ही होता है। इसीलिए आप ट्रांसफार्मर में पढ़ते हैं, कभी डीसी मशीन में आप हिस्टेरिसिस लॉस नहीं सुनेंगे। हिस्टेरिसिस लॉस नेवर ऑकर्स अपॉन द डीसी सप्लाई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सप्लाई के रिवर्सल से मतलब है हमको। जहाँ सप्लाई रिवर्स ही होना बंद कर देगी, देखिए आप खुद से सोचिए कि डोमेन्स का अलाइनमेंट किसके हिसाब से हम चेक कर रहे हैं, कि जब फील्ड का अलाइनमेंट के हिसाब से। जैसे ये फील्ड है, ये जब फील्ड इधर हो रही है तो हमको चाहिए कि डोमेन भी उसी के साथ अलाइन हो। ठीक, तो अभी क्या हो जा रहा है हिस्टेरिसिस के केस में, क्या दिक्कत है कि ये फील्ड तो ऐसे घूम जा रही है, लेकिन डोमेन्स को थोड़ा देर से पता चल रहा है, तो डोमेन्स थोड़ी देर से ऐसे घूम रहे हैं, फिर ऐसे, तो ये पीछे चल रहे हैं। ठीक है, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक के केस में हिस्टेरिसिस लॉस जैसा कुछ भी चीज़ नहीं होता है। एसी सप्लाई के केस में होता है, डीसी सप्लाई के केस में कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एसी सप्लाई के केस में ये फील्ड जो है ये अपनी डायरेक्शन इधर बदलेगा। ठीक है, तो हमको डोमेन्स को भी उस दिशा में ऐसे अलाइन करना पड़ेगा। डीसी सप्लाई के केस में ऐसा कोई चेंज नहीं है, आपने एक डायरेक्शन में पोलैरिटी में अप्लाई कर दिया, फिक्स रहेगा, कोई हिस्टेरिसिस लॉस नहीं है यहाँ पे। क्लियर है, ये समझ गए आप? तो हिस्टेरिसिस लॉस विल ऑकर ओनली अपॉन द एसी सप्लाई। ठीक है, ओनली अपॉन द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, देन उसके बाद बी एच कर्व फॉर पैरामैग्नेटिक materials, for paramagnetic materials has no saturation and is a straight line जो कि लीनियरिटी को शो करता है सिंपली। ठीक है, देखिए इस तरीके से कभी भी कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल का आप हिस्टेरिसिस कर्व अगर बनाते हैं ना, या बी एच कर्व, तो ये ऐसा होता है। इफ दिस इज बी एंड दिस इज एच, तो म्यू आर की वैल्यू 1 होने की वजह से जब पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में आप पढ़ते हैं तो उसकी रिलेटिव परमिबिलिटी 1 रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल एयर या वैक्यूम, तो उनके कंडीशन पे आपकी बी एच कर्व जो होती है वो बिल्कुल कांस्टेंट चलती है, बिल्कुल लीनियर रहेगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। सैचुरेशन का स्टेट भी आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक, क्योंकि सैचुरेट होने के लिए मैग्नेटाइज होना पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइज होना पड़ता है, तब कहीं जाके सैचुरेशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल भाई, अगर आप सुबह 8 बजे 7 बजे से पढ़ने बैठे हो, तब तो कहीं जाके शाम के 7 बजे 8 बजे तक आप सैचुरेट हो जाओगे ना। पढ़े हो तब सैचुरेट होगे, पढ़ोगे ही नहीं। अगर सपोज कर लीजिए कि आप सुबह 6 बजे उठ गए, ठीक है, घर वालों ने उठा दिया पकड़ के कि बेटा पढ़ना पड़ेगा, अब एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं, ठंड का सीज़न है, आपका मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, आप उठ गए गलती से, मोबाइल को किताब के बीच में छुपा लिए और मस्त तरीके से पन्ने पलट रहे हैं बीच बीच में, जैसे पापा मम्मी गुजर रहे हैं। तो मैंने ऐसा किया, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं एकदम आपको साफ़ सुथरी चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, स्कूल के टाइम में ये हो जाता था भाई, ठंड में इतनी नींद आती थी, तो उस समय खैर मोबाइल नहीं रहता था, तो तो मोबाइल नहीं रहता था उस समय, तो इसलिए मेरे साथ मोबाइल वाला एग्जाम्पल नहीं था। बट हाँ, ये रहता था कि हमारे पास उस समय कॉमिक्स की किताब रहा करती थी, तो कॉमिक्स बुक्स जो रहती थी वो बड़ी बढ़िया बढ़िया सी, चाचा चौधरी वगैरह की कॉमिक्स की किताब रहती थी, उसको छुपा लिए किताब के बीच में और पढ़ रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो नींद खुली हुई है, पूरा दिन बीत गया, कोई सैचुरेशन नहीं हुआ, फिर भी बढ़िया हैप्पी। ठीक है,
अब सपोज कर लीजिए कोई बच्चा सीरियसली पढ़ रहा है, लेकिन क्योंकि जैसे अब खुद सीरियसली पढ़ने बैठे तो नींद आने लग जाएगी एक पॉइंट के बाद, अब थक जाओगे, अब दिमाग में अंदर जाना बंद हो जाएगा, फिर सैचुरेट हो गए। यहाँ पर भी वही होता है, जो मैग्नेटाइज होगा वही सैचुरेट होगा, जो मैग्नेटाइज ही नहीं होगा वो उसको कैसे सैचुरेट करोगे। तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के साथ यही केस है, दे डू नॉट गेट मैग्नेटाइज, ये मैग्नेटाइज नहीं होते हैं ये लोग। जब मैग्नेटाइज ही नहीं होंगे, पैरा तो चलो ठीक है वीकली मैग्नेटाइज हो भी जाता है, डाया तो अपोजिट डायरेक्शन पे रिपेल कर देता है उस फील्ड को, पैरा तो चलो फिर भी वीकली मैग्नेटाइज होगा, थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म को झेलेगा, समझेगा कि ठीक है डोमेन्स उसके धीरे धीरे अलाइन होने की कोशिश करेंगे, तो ठीक है स्लाइटली मैग्नेटाइज होगा, तो इसलिए इसकी जो बी एच कर्व है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में दिखती भी है फिर भी, बट इसमें सैचुरेशन नहीं आता किसी पॉइंट पर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स थे हिस्टेरेसिस कर्व के, और हिस्टेरेसिस का फॉर्मूला जो है वो आप लोगों को मैं लिखवा देता हूँ। हिस्टेरेसिस लॉस को पावर के फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो पावर ड्यू टू हिस्टेरेसिस लॉस, इसको पी एच भी लिखते हैं, कई किताबों में डब्ल्यू एच के फॉर्म में भी लिखते हैं। ठीक है, दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। हाँ जी, तो पावर लॉस ड्यू टू हिस्टेरेसिस इज गिवन एज, इट इज गिवन एज के एच बी एम टू द पावर एन, बी एम टू द पावर एन इंटू एफ इंटू वी, एफ इंटू वी। ठीक, तो के एच एफ इंटू बी एम टू द पावर एन इंटू वी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन। अब इसमें से बाकी जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है इसका मतलब क्या है, वॉट्स पर मीटर क्यूब। देखिए जो मैंने वी लिखा है ना वो मीटर क्यूब उसी की वजह से आया है, मीटर क्यूब जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो वॉल्यूम की वजह से आया हुआ है। तो सभी चीज़ें क्या क्या है एक बार उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर के एच जो है वो हिस्टेरेसिस कांस्टेंट है, हिस्टेरेसिस लॉस कांस्टेंट। ठीक है, बी एम क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, इट इज द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। एफ इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अब आप समझ गए होंगे कि डीसी सप्लाई पे ये क्यों नहीं हो सकता है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। और V विल स्टैंड फॉर द वॉल्यूम, मटेरियल की वॉल्यूम के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो ये इसकी कंडीशन होती है, दिस इज ऑल अबाउट द हिस्टेरेसिस लॉस। तो n की वैल्यू जो है 1.6 वगैरह के फॉर्म में भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं, बी एम टू द पावर n। ठीक, तो n की वैल्यू जो है स्टीनमेट्स एक्सपोनेंट, इसको स्टीनमेट्स कोफिशिएंट, स्टीनमेट्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, 1.5 से 2.5 के बीच में इसकी वैल्यू जो है वो वेरी करती है। ठीक है, तो ये हिस्टेरेसिस लॉस का फैक्टर होता है। तो फ्रीक्वेंसी के साथ इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन होता है, अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी 0 हो जाती है तो हिस्टेरेसिस लॉस भी खत्म। ठीक है, तो इसी वजह से डीसी के केस में नहीं होता है। इसका एलिमिनेशन कैसे करते हैं, एलिमिनेशन ऑफ हिस्टेरेसिस लॉस या रेमेडीज फॉर हिस्टेरेसिस, रेमेडीज फॉर एलिमिनेशन of hysteresis, of hysteresis loss, of hysteresis loss। ठीक है, देखिए हिस्टेरेसिस लॉस को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। हम लोग को ये समझ में आ गया यहाँ तक कि हिस्टेरेसिस होने के लिए, हिस्टेरेसिस लॉस की कंडीशन होने के लिए एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के होने की ज़रूरत है। अब आप थोड़ी देर के लिए उस एग्जांपल को याद करिए जहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप ऐसे सीधे चल रहे हैं और किसी ने पीछे आवाज़ लगाई और आपको तुरंत ऐसे पीछे मुड़ना है, तो आप कितनी जल्दी मुड़ पाएंगे। अगर आपके रिफ्लेक्सेस, कोई दो लोग हैं जिनके रिफ्लेक्स एक जैसे काम कर रहे हैं, एक जैसे वो लोग तुरंत मुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन दोनों की फ्लोर जो है वो अलग अलग रख दिया मैंने, शूज़ पहने दोनों और दोनों के नीचे जो फ्लोर है अलग तरीके का, एक के नीचे जो फ्लोर है वो बिल्कुल टाइल्स का है जिसमें वो फिसल के तुरंत मुड़ सकता है, और दूसरे के नीचे जो फ्लोर रखा हुआ है वो बिल्कुल मड का, कीचड़ का और एकदम थिक सा फ्लोर है जिसमें उसको मुड़ने में एफर्ट जाएगा, वो मुड़ नहीं पाएगा तुरंत। तो डिपेंड किसके ऊपर किया, मटेरियल के ऊपर डिपेंड किया। तो नीचे जो मटेरियल लगा हुआ है उस मटेरियल के आधार पे आप कितनी जल्दी घूम पाएंगे या डोमेन्स कितनी जल्दी अलाइन हो पाएंगे उसके ऊपर निर्भर करेगा। ठीक, तो वैसे ही यहाँ पर हम लोग हिस्टेरेसिस लॉस को अवॉइड करने के लिए क्या चेंज कर सकते हैं सेटअप पर। तो इसमें लिखते हैं हम लोग यूज ऑफ हायर ग्रेड ऑफ फेरोमैग्नेटिक, हायर ग्रेड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, और CRGO टेक्निक्स आर एम्प्लॉयड ठीक है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील या एल्यूमिनियम स्टील या सिलिकॉन स्टील्स के फॉर्म में हम इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। जो कोर मटेरियल बनाते हैं इस मटेरियल का इस टाइप से टेक्निक से बनाया जाता है। ठीक है, आर एम्प्लॉयड। तो ऐसे मटेरियल के होने से क्या होता है कि भाई जो सैचुरेशन है वो देर से होगा, सैचुरेशन देर से होगा, रिटेंटिविटी छोटी होगी, रिटेंटिविटी छोटी होगी तो कोअर्सिव फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा, कम कोअर्सिव फोर्स में बात बन जाएगी। तो इसका मतलब हम जो मटेरियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अब उस दोनों में अंतर देख लीजिएगा। यहाँ पे कभी कभी हिस्टेरेसिस कर्व के एरिया के बारे में सवाल पूछता है, तो इससे आप आंसर कर पाएंगे। अभी देखिए, एक मटेरियल है जिसके लिए हिस्टेरेसिस कर्व जो है वो ऐसा बन रहा है, दूसरा मटेरियल जो है उसके लिए हिस्टेरेसिस कर्व ऐसा बनता है। तो ये फर्स्ट मटेरियल है हमारे पास, ये सेकंड मटेरियल है। बोलिए अगर किसी मशीन के लिए आपको प्रेफर करना होगा, कोई मशीन का कोर बनाना है अगर, तो कौन से हिस्टेरेसिस कर्व वाले मटेरियल को आप प्रेफर करोगे, फर्स्ट वाले को कि सेकंड वाले को? तो भाई अगर मशीन डिज़ाइन करना है तो फर्स्ट वाले को प्रेफर करोगे। हिस्टेरेसिस कर्व की थिकनेस जितनी कम होगी, उसका एरिया जो है वो जितना छोटा एरिया होगा, जितना थिन होगा, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर रिटेंटिविटी उतनी छोटी है ना, उसके अंदर रिटेंटिविटी उतनी छोटी है और उसके लिए कोअर्सिव फोर्स भी कम खर्च करना पड़ रहा है। जिसका एरिया ज़्यादा होगा, ऐसे मटेरियल में रिटेंटिविटी भी ज़्यादा होगी और उसको हटाने के लिए कोअर्सिव फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा हमको, ज़्यादा एनर्जी का वेस्टेज होगा हमारा एज़ कम्पेयर टू दिस मशीन। यहाँ वाले मशीन के अंदर ज़्यादा एनर्जी खर्च हो रही है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आता है। तो मशीन जब जब बनाना है तो फर्स्ट वाले टाइप की ग्राफ जिसकी भी होगी, जिसकी जितनी थिन हिस्टेरेसिस कर्व होगी उतना अच्छा है वो। और अगर सपोज कर लीजिए हमको अगर परमानेंट मैग्नेट बनाना है, उस कंडीशन में ये वाला जो मटेरियल होगा जिसकी ग्राफ ऐसी दिख रही है वो प्रेफर्ड होगा, जिसकी हिस्टेरेसिस कर्व की थिकनेस ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा स्टोर कर सकता है, वो ज़्यादा लंबे समय तक मैग्नेटिक फील्ड को अपने भीतर स्टोर कर पाएगा। तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस, दिस इज ऑल अबाउट द हिस्टेरेसिस कर्व। अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर, शॉर्ट में पढ़ेंगे जल्दी से एडी करेंट्स के बारे में। नेक्स्ट इज एडी करेंट्स। एडी करंट जो होती हैं सर्कुलेटिंग नेचर की करंट्स होती हैं। इनके बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो जरूर से लिखिएगा कि दे आर the circulating currents of opposing nature to the applied field, ठीक। एडी करंट जो होती है वो कहाँ क्रिएट होती है, कैसे क्रिएट होती है? चलिए इसको ट्रांसफार्मर के एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। आगे चल के वैसे भी आपको ट्रांसफार्मर के ही केस में इसको पढ़ना है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर का कोर जो है वो यहाँ पर विजिबल है, ठीक। अब ये जो ट्रांसफार्मर कोर है इस पर कुछ n नंबर ऑफ कंडक्टर के टर्न्स भी लगे होंगे, ठीक है, ऐसे n नंबर ऑफ कंडक्टर टर्न्स लगे होंगे, कुछ सप्लाई I जो है वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली इस कंडीशन पे यहाँ से कुछ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, कुछ फ्लक्स जो है वो ट्रांसफर हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आता है कि कुछ ना कुछ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है वो यहाँ से इस कोर के भीतर ट्रैवल कर रही है। दूसरे एंड पर भी हम लोग कुछ ऐसी वाइंडिंग लगा के रखे हैं और यहाँ से जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो हम बाहर कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर का कोर समझ में आ रहा है सभी को। अब यहाँ सिचुएशन देखिए, क्या मज़ेदार सी सिचुएशन है। जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स, अब देखिए ट्रांसफार्मर में इनपुट आप कौन सा दे रहे हैं, साइनोसॉइडल इनपुट दे रहे हैं ना, मतलब टाइम वेरिंग इनपुट दे रहे हैं, जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, साइनोसॉइडल नेचर का इनपुट है। तो जब आप करंट साइनोसॉइडल नेचर की दे रहे हैं, टाइम वेरिंग करंट दे रहे हैं, तो उससे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी तो टाइम वेरिंग होगा ना। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा फाई, ये भी किस नेचर का होगा, ये भी टाइम वेरिंग होगा, टाइम वेरिंग होगा। भाई इसकी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी ना, आप लिखेंगे ना यहाँ पे कि फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये जिससे क्रिएट हुआ है वो भी तो टाइम वेरिंग नेचर की सप्लाई है, तो उससे बनने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा टाइम वेरिंग इन नेचर होगा। अब ये जो फ्लक्स है, भले ही हमारा कॉइल 1 और कॉइल 2 एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है, बट स्टिल
देयर इज अ मैग्नेटिक कनेक्शन बिटवीन दीज टू वाया दिस कोर। अब कोर जो है वो तो खुद ही मेटल का बना हुआ है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब एक टाइम वेरिंग नेचर की फील्ड इस मैग्नेटिक कोर, इस मेटालिक कोर से जब इंटरैक्ट करेगी, तो दोबारा से फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फॉलो होने लग जाएगा। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये बोलता है कि देयर हैज़ टू बी अ रिलेटिव मोशन between a set of conductors and uniform magnetic field. So whenever there will be a relative motion between a set of conductors and uniform magnetic field, then EMF will be induced. तो फराडे का नियम यही बोल रहा है कि भाई जब मैग्नेटिक फील्ड के बीच और सेट ऑफ कंडक्टर के बीच एक रिलेटिव मोशन होगा, मतलब कोई एक स्टेशनरी है और दूसरा उसके रिस्पेक्ट में घूम रहा है, तो ईएमएफ का इंड्यूस होना तय है वहाँ पर। ठीक, तो सर यहाँ तो सब कांस्टेंट है, यहाँ तो सब स्टेशनरी है, कोई नहीं घूम रहा है, घूम रहा है ना। यहाँ जो फ्लक्स है आपका वो टाइम वेरिंग नेचर का है, तो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो इस केस में बनता है ट्रांसफार्मर के केस में, और डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है जब मशीन पढ़ते हो आप, रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स की बात करते हो तो। ठीक है, तो किसी भी फॉर्म में ईएमएफ तो इंड्यूस होगा। अब जब यहाँ पर ये ईएमएफ से इंड्यूस होंगे तो इससे इंड्यूस्ड करंट जो है, स्मॉल अमाउंट की इंड्यूस्ड करंट जो है वो बनने लग जाएगी। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड करंट जो है ये ऐसे सर्कुलेटिंग पाथ ट्रेस करने लग जाएगी, और इससे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगा वो अपनी मेन कॉज को या मेन सप्लाई को अपोज करेगा। एडीज जो होती हैं वो भंवर की तरह दिखाई देती हैं, ऐसे एडीज आर लाइक दिस, इन्हीं भंवर को हम लोग एडी बोलते हैं। ठीक है, यही सब एडी करंट्स कहलाते हैं। ये इस तरीके के होते हैं एडी करंट्स, ऐसे इस तरीके के दिखाई देंगे आपको। ठीक है, सो दे आर ऑल द एडी करंट्स। तो एडी करंट जो होती है ये हमेशा अपनी सप्लाई को या अपनी कॉज को अपोज करती हैं। ये हमको किससे पता चलता है, तो ये दो चीज़ों को फॉलो करती हैं। पहला, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और दूसरा लेंजेज लॉ को, लेंस के नियम को फॉलो करते हैं और फराडे के नियम को फॉलो करते हैं। तो फराडे के नियम से ये पता चलता है हमको कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, इससे जो इंड्यूस्ड करंट निकल के आएगी वो अपोज करेगी अपनी कॉज को, अपोज करेगी बोल रहा हूँ सॉरी। यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी उसका कारण क्या है कि टाइम वेरिंग फील्ड जो है वो कंडक्टर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो उससे इंड्यूस्ड ईएमएफ होनी शुरू हो जाएगी। लेंस का नियम ये बताता है कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इससे जो इंड्यूस्ड करंट है वो अपनी कॉज को ही अपोज करेगा, जिसकी वजह से वो क्रिएट हुआ है ये उसे ही अपोज करेगा, उसकी उल्टे दिशा में एक्ट करेगा। इसीलिए हम इसको लॉस की तरह कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये हमारे मेन फ्लक्स में, मेन सप्लाई में कुछ भी ऐड नहीं कर रहा है बल्कि उल्टा सब्ट्रैक्ट करवा रहा है। सो दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ लॉस। एक्सप्रेशन क्या होता होगा इसका, चलिए इसका भी एक्सप्रेशन आपको मैं लिखवा देता हूं। तो P ऑफ E इज इक्वल्स टू KE BM स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर V। अब यहां पे देखिए आप सारी की सारी चीजें जितना भी मैंने लिखा हुआ है सब कुछ स्क्वायर के फॉर्म में। क्या क्या चीजें हैं देखिए, KE क्या हो गया, एडी करंट कांस्टेंट, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एडी करंट, या एडी करंट कांस्टेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, BM तो आपको पता है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, इट इज द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, किसी भी मटेरियल का मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी फ्रीक्वेंसी के भी स्क्वायर वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई, इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई। एमसीक्यूज आप पढ़ रहे होते तो इसको और थोड़ा डिटेल में आपको बताता कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई के हिसाब से कैसे वेरी कर रहा है, तो उससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। फिर टी जो है वो थिकनेस है, मटेरियल की थिकनेस कितनी है, तो देखिए थिकनेस के फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। तो थिकनेस के ऊपर अगर डिपेंड कर रहा है तो मतलब कोर जितनी ज़्यादा थिक होगी उसके प्रपोर्शन पे है उतना, उसके स्क्वायर वैल्यू के हिसाब से आपका एडी करंट जो है वो वेरी करेगा, एडी करंट भी बढ़ेगा उस कंडीशन में। तो थिकनेस को कम करना इसीलिए कंपलसरी हो जाता है वहाँ पर। और V विल स्टैंड फॉर द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल मीटर क्यूब के फॉर्म में। ठीक, वॉट्स के फॉर्म में आप इसको बताते हैं। तो अब देखिए हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे लागू होता था। एडी करंट लॉस कहाँ पे लागू होता है, एडी करंट इज एप्लीकेबल अपॉन ऑल द टाइप्स ऑफ मटेरियल। आप लिख सकते हैं इसके अंदर कि इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल मेटल्स, मटेरियल्स नहीं मेटल्स, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है,
मेटल में फिर चाहे फेरोमैग्नेटिक हो, डायामैग्नेटिक हो, पैरामैग्नेटिक हो, फर्क नहीं पड़ता। हर मेटल के अंदर अगर मेटल है ना, करंट को कंडक्ट कर सकता है, ईएमएफ इंड्यूस हो सकती है, तो उसके अंदर एडी करंट लॉस भी हो सकती है। शर्त बस इतना है कि एसी सप्लाई होनी चाहिए, नॉट डीसी। अब देख सकते हैं आप इसकी डिपेंडेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर है, तो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर आप डीसी सप्लाई दे देते हो तो पॉसिबल नहीं है वहाँ पर हिस्टेरिसिस क्रिएट होना, बिकॉज एफ विल बिकम, हिस्टेरिसिस बोल रहा हूँ सॉरी, एडी करंट नहीं क्रिएट हो सकता, बिकॉज एफ विल बिकम जीरो इन दैट केस। ठीक है, रेमेडीज़ क्या है, इसको हटाने के लिए क्या कर सकते हैं? इसकी रेमेडी जो होती है वो बड़ी सिंपल सी है। इनकी रेमेडीज़ क्या क्या है भाई? देखिए, इनकी रेमेडीज़ बहुत ही सिंपल है। आपको थिन लैमिनेटेड शीट्स ऑफ सिलिकॉन स्टील आर यूज्ड। तो आपको थिन लैमिनेटेड शीट जो है सिलिकॉन स्टील की वो प्रोवाइड किया जाता है। अब दोनों चीज़ का मीनिंग आपको बताऊंगा। थिन लैमिनेटेड शीट इसलिए यूज़ करते हैं, इसका फोटो जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको अच्छा लगेगा थोड़ा सा। ये देखिए, हिस्टेरिसिस और लैगिंग बिहाइंड। हिस्टेरिसिस की कंडीशन पे ज़रा आएंगे, फिलहाल के लिए आप एडी करंट जो है उसको समझिए। ये देखिए, एडी करंट की रेमेडी जो है इसको देख लेते हैं हम लोग। ये रहा, ये देखिए, एडी करंट को के रिमूवल के लिए हम लोग क्या किए, लैमिनेटेड स्टील का कोर बना दिए। ऐसे पतले पतले शीट्स के फॉर्म में हम लोगों ने ये कोर जो है इसको क्रिएट किया। ऐसे थिन शीट्स को मिला करके जब हम बनाए, और लैमिनेट क्यों किए, ताकि ये लोग एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड हो। लैमिनेशन जो हम करते हैं वो बेसिकली वार्निश की कोटिंग चढ़ाते हैं इनके ऊपर, कि मेटल की पतली शीट से वार्निश से पेंट कर देते हैं, ताकि एक मेटल दूसरे मेटल से इलेक्ट्रिकली दूर हो जाए, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड रहे। ठीक, मैग्नेटिकली कंडक्ट करे, हमको क्या दिक्कत है उससे, मैग्नेटिकली कंडक्ट करने दो। इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन तो हो गया ना, आपने क्रॉस सेक्शन एरिया घटा दिया उसका, जो पहले कितना थिक कंडक्टर था, अब उसको एक शीट के फॉर्म में, पतली पतली शीट्स के फॉर्म में आपने डिसइंटीग्रेट कर दिया। ठीक, तो उससे क्या होता है, आपने थिकनेस को घटा दिया, आपने ओवरऑल उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, या ओवरऑल जो उसकी जो थिकनेस थी उसको रिड्यूस कर दिया। तो ये सबसे बड़ा एक फैक्टर हो जाता है यहाँ पे। वहीं हिस्टेरिसिस की बात करो तो हिस्टेरिसिस के केस में सीआरजीओ का फॉर्मेट जो है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एडी में आपको मैंने लिखवाया कि सिलिकॉन स्टील का यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग अप ऑफ कोर। क्यों इसका यूज़ करते हैं? सिलिकॉन स्टील जो होता है ये, इसकी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जो होती है वो हाई रहती है, इसकी रो की वैल्यू हाई रहती है। और देखिए, एडी करंट भी है तो करंट ही ना, और करंट है तो रेजिस्टेंस से दुश्मनी है उसकी। तो अगर किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी हाई होगी तो करंट्स का क्रिएशन अपने आप घट जाएगा। तो जब इसीलिए, और हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स के ट्रांसफ़र में रेजिस्टेंस से क्या लेना देना हमको तो रिलक्टेंस से परेशानी है ना। रेजिस्टेंस बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड जा सकती है फिर भी उसके थ्रू। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग सिलिकॉन स्टील यूज़ करते हैं, ताकि रो की वैल्यू वहाँ पे हाई हो जाए। चलिए ठीक है, बढ़िया। अब आपको मैं बाकी की स्लाइड्स जो है वो जल्दी से दिखा देता हूँ, ताकि आपका क्विक रिवीजन हो जाए सेशन को एंड करने से पहले। देखिए, तो ये हिस्टेरिसिस लॉस का एग्जांपल आप देख रहे हैं। इन भाई साहब ने बॉल यहाँ किया, दूसरा वाला बंदा पहले ही गिर गया, वो अलग चल रहा है, और ये बंदा पीछे छूट गया, इसने बॉल फेंका ही नहीं, थोड़ी देर के बाद फेंका। लैगिंग बिहाइंड की कंडीशन यहाँ हिस्टेरिसिस में आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, समझ जाएंगे इसको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। हिस्टेरिसिस लॉस का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया। रिटेंटिविटी, कोअर्सिविटी, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, वैसे आपके लिए नोट्स अवेलेबल है, मैंने लिख दिया पूरा चीज़, तो अगर स्क्रीनशॉट के लिए नहीं भी दिख रहा होगा ठीक से तो घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक, ये देखिए, ये, हाँ, तो ये पर्सन जो था, ये छोटा बच्चा जो है, ये हटना भूल गया था, थोड़ी देर के बाद रिएक्ट किया इसने। यही हिस्टेरिसिस की कंडीशन होती है। जो भी हिस्टेरिसिस से गुजर रहा होता है उसके साथ यही होता है। देखो यहाँ पे ये मैग्नेटाइजिंग करंट है, ये तुरंत के तुरंत एक्शन में आ गया, लेकिन इसको एक्शन में आने में थोड़ा टाइम लगा, ये पीछे चल रहा था और ये थोड़ी देर के बाद जंप किया। ठीक है, सो ये हिस्टेरिसिस की कंडीशन, लैगिंग बिहाइंड। अच्छा, अब एडी करंट की कंडीशन भी आप देखिए। मैग्नेटिक, ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसके क्लोज और इससे दूर जब लेकर के आ रहे हैं तो यहाँ पर सर्कुलेटिंग नेचर की करंट जो है इस मेटल के प्लेट के ऊपर यहाँ पर क्रिएट हो रही है। इन्हीं को हम लोग एडी करंट्स बोलते हैं, एडीज बोलते हैं। इसका फॉर्मूला भी यहाँ पर लिखा हुआ है। देन इसके बाद हिस्टेरिसिस, ये वाला एडी नहीं है, ये थोड़ा उल्टा एडी आ गया यहाँ पे, दूसरे एडी को लाइए। हाँ जी, ये वाला सीन है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड देखिए इसके जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे इसके ऊपर फोर्स क्रिएट हो रहा है। जो फोर्स क्रिएट हो रहा है तो भाई
आप उसके आधार पे देख सकते हैं कि किस तरीके का एडीज जो है किस डायरेक्शन में घूम रही है। तो और फिर मैग्नेटिक फील्ड बैक एंड फोर्थ मोशन की वजह से यहाँ पर फोर्स जो है वो बनता रहेगा इस मेटल की प्लेट पर। तो ये इनका वर्किंग है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आधार पे और लेंज लॉ के आधार पे एडी करंट को पूरी तरह से समझा जा सकता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने देख लिया एडी करंट लॉज जो है इसका बेसिक फार्मूला। क्विक सा रिवीजन आपको दे रहा हूँ मैं कि फटाफट से इस रिवीजन में आप समझ लें कि आज की पूरी क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। ठीक, चलिए ये एडी करंट लॉस का फॉर्मूला पूरा हम लोगों ने देख लिया। एडी करंट की रेमेडीज देख ली कि इसको कैसे रिमूव करते हैं। अब बारी है क्वेश्चन देखने की कि एमसीक्यू क्वेश्चन, एमसीक्यू बोलता हूँ सॉरी, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के क्वेश्चन किस तरीके के आए हैं इसमें प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आयरन रिंग, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट्स। चलिए देखते हैं, एक बढ़िया सा सवाल आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर एकेयू पटना का 2021 का पेपर है आपके सामने। एकेयू पटना का 2021 का पेपर जो है वो आपके सामने है यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसको बोर्ड पर लेकर के चलते हैं और इसको आप जरा देखिए और बताइए कि क्या आपसे ये सवाल बनेगा। ये वाला सवाल 4 और 6 10 नंबर का क्वेश्चन जो है ये बताइएगा आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा। क्या लिखा हुआ है इसके पहले पार्ट पर? लिखा हुआ है कि गिव द कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट। कंपैरिजन बताना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में कम से कम 4 एनालॉजीज तो बताएंगे आप, कम से कम 4 एनालॉजीज जरूर से बताइएगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट मैग्नेटिक सर्किट से किस हद तक रिलेटेड है। कि आप बताएंगे कि जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में अपोजिशन ऑफर होता है टू द फ्लो ऑफ करंट, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में अपोजिशन ऑफर होता है टू द फ्लो ऑफ टू द ट्रांसफर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और इस अपोजिशन को हम लोग बोलते हैं रिलक्टेंस। इसका जो यूनिट होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, ऐसा करते करते आप सारी चीज़ों को बताइएगा। तो कम से कम 4 पॉइंट जरूर लिखिएगा इसमें, मिनिमम से मिनिमम, उससे ज़्यादा लिखें तो और अच्छा है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द हिस्टैरिसीस लूप ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। 6 नंबर का सवाल है। आज की क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है लिख आएंगे अगर आप उस पूरे को, तो आपके पूरे के पूरे 100% आपके 6 नंबर जो हैं वो मिल जाएंगे आपको वही एक्सपेरिमेंटल मेथड पूछा है जो मैंने आपको बताया कि एक सोलेनॉइडल कॉयल है जिसके करीब हम लोगों ने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रखा हुआ है। उसी कॉयल पे हम धीरे धीरे करंट को बढ़ाते हैं तो कैसे हिस्टैरिसीस लूप क्रिएट होना शुरू हो जाता है। वही एक्सपेरिमेंट आपको समझाना है यहाँ पर इस 6 नंबर के क्वेश्चन पर। बना लेंगे आप लोग सभी इसको। चलिए और देखते हैं किसी और यूनिवर्सिटी में इसका क्वेश्चन आया क्या। एकेयू पटना का 20 का क्वेश्चन है, 2020 का। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि एक सवाल जो है 14 नंबर का सवाल आपको दिखेगा। कितने मार्क्स का है? 14 मार्क्स का अकेले 14 नंबर का क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है पता है? बोलता है कि ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द बीएच कर्व फॉर एयर एंड द मैग्नेटिक मटेरियल। एक बार एयर के लिए बताना है आपको, मैग्नेटिक मटेरियल के लिए दूसरी बार बताना है। ये देखिए, तो एयर के लिए आपको इस तरीके का बीएच कर्व बताना है। आपको ये भी बताना है कि कैसे हम बी को बढ़ा रहे हैं, कैसे हम एच को बढ़ा रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में बी जो है वो लीनियरली एकदम बढ़ा। सैचुरेशन नहीं आया, क्यों सैचुरेशन नहीं आया? क्योंकि म्यू आर की वैल्यू 1 थी फॉर द केस ऑफ एयर और वैक्यूम। ठीक, अब दूसरी तरफ आप बताएंगे कि लेकिन हमारे पास दूसरी तरफ अगर मैग्नेटिक मटेरियल ले लिया जाए तो उसकी बीएच कर्व कुछ ऐसी इस तरीके की बन रही है। क्यों ऐसी बन रही? क्योंकि अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो उस पर सैचुरेशन आएगा, और जब हम वापस से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को रिड्यूस करते चले जाएंगे तो बी सेम प्रोपोर्शन पर रिड्यूस नहीं होगा, तो एक अलग लाइन जो है वो ये ट्रेस करेगा। दोनों के बीच का कंपैरिजन आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। फिर लिखा हुआ है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक लॉसेस। मैग्नेटिक लॉसेस कितने टाइप के होते हैं? हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस। डिफाइन कर लेंगे दोनों को, विथ फॉर्मूला एक्सप्लेन करिएगा। हाउ कैन दे बी मिनिमाइज्ड। अब मिनिमाइज कैसे करते हैं? तो आखिरी में जो मैंने आपको रेमेडीज बताया हुआ है वही उसका मिनिमाइजेशन टेक्निक है, उसको पूरा लिख सकते हैं। 14 मार्क्स का क्वेश्चन, जाने नहीं देना है हाथ से, बहुत ही बढ़िया है ये। 14 नंबर आप गेन कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो है आप लोगों ने देखा कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से जो आज आप लोगों ने पढ़ा है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए अगली क्लास पर आएंगे और जल्दी ही मैग्नेटिक सर्किट्स कंप्लीट होने वाला है। तो पूरा लेक्चर सीक्वेंस पर रेगुलरली देखते जाइएगा। यहाँ पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं फॉर द एंटायर बेसिक इलेक्ट्रिकल सीरीज फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। तो आज का सेशन यहीं पर एंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, न्यू टॉपिक लेकर के आऊँगा, मस्त से पढ़ाई करेंगे। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।